हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी बटनेर आईएएस। बटनेर आईएएस के यूट्यूब चैनल में एनसीईआरटी साइंस सीरीज में हम 8th क्लास शुरू कर चुके हैं। लगभग हमारी कंप्लीट हो गई। आज हम 17th चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका टाइटल है तारे एवं सौर परिवार, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। देखिए, तारे एवं सौर परिवार बहुत बेसिक सा टॉपिक है, पहले भी बहुत बार हम इनको पढ़ चुके हैं। जो तारे और सौर परिवार हैं, इसको इकट्ठा अगर हम देखें तो हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड, यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज हम कहते हैं। ठीक है, रात के समय जब हम देखते हैं आकाश में तो हमें बहुत सारे तारे, कुछ ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं, कुछ हमें लगता है मूविंग है, कुछ हमें स्टेशनरी नजर आते हैं। तो ये सब चीजें कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं? हम सेलेस्टियल बॉडी यानी कि खगोलीय पिंड हम इन्हें कह देते हैं। देखिए, इमेज के थ्रू आपको दिखाया गया है, रात का आकाश जैसे है। ठीक है, रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड चंद्रमा है। तारे, ग्रह, चंद्रमा, आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज यहाँ आपके लिए इंग्लिश में साथ ही लिख रही हूँ, सेलेस्टियल बॉडीज। क्लियर? तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो यहाँ पे प्रदीप्त पिंड बताया यानी कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, ध्यान है आपको, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। द सब्सटेंसेज विच हैव देयर ऑन लाइट, जिनकी खुद की रोशनी होती है वो क्या कहलाते हैं? ल्यूमिनस यानी कि दीप्त। और जो खुद की रोशनी से नहीं बल्कि किसी दूसरे जैसे सूरज की रोशनी से जगमगाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस यानी कि प्रदीप्त। जैसे चंद्रमा यहाँ पर बताया गया है, रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड चंद्रमा है, यानी कि एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। इसके खुद की रोशनी नहीं है, ये सूरज की रोशनी से जगमगाता है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे गई है मून की सबसे पहले बात की गई है। देखिए, चंद्रमा आप जानते हैं क्या है? हमारी पृथ्वी का उपग्रह, सैटेलाइट है। प्लेनेट, सैटेलाइट, ये सभी आप जानते हैं सौर परिवार का हिस्सा है। सूर्य जो है मुख्य सदस्य, हम कह सकते हैं हेड ऑफ द फैमिली, है ना। और पृथ्वी या जो दूसरे प्लेनेट्स हैं, ग्रह, जिनके बारे में अभी हम एक एक कर आगे पढ़ने वाले हैं, और उन्हीं में पृथ्वी का उपग्रह यानी कि सैटेलाइट कौन सा है? चंद्रमा। तो सबसे पहले हमें चंद्रमा से शुरुआत की गई है चैप्टर की। तो यहाँ पर दिखाया गया कि जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी से जो सैटेलाइट है कितनी दूरी पर है, या उसका मास कितना है, उसका ग्रेविटेशन कितना है पृथ्वी की तुलना में। तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो ये 1/6 ऑफ द अर्थ है। ठीक है, मास की अगर हम बात करें तो ये 1/8 ऑफ द अर्थ है, और साइज की अगर हम बात करें तो 1/4 ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो बेसिक सी चीजें हैं। अपनी 6th क्लास में, 7th क्लास में जब हमने इन चैप्टर्स को पढ़ा था तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो हम आज के क्विक रिवीजन लेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में हम इन चीजों को नहीं पढ़ेंगे। तो फुल मून या न्यू मून आप जानते हैं, फुल मून जिसे आप हिंदी में कहते हैं पूर्णिमा, और न्यू मून जिसे आप कहते हैं अमावस्या। ठीक है, तो चंद्रमा जो है वो क्या कर रहा है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, रिवोल्यूशन है, और साथ ही साथ अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है। तो एक ही हिस्सा जो है वो हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। तो सूरज की रोशनी जहां पर उस पर पड़ती है उसी के अकॉर्डिंग जो फुल मून या न्यू मून यानी कि पूर्णिमा और अमावस्या की जो सिचुएशन है वो हम देख पाते हैं। 15-15 दिन के गैप से हम इसको देखते हैं, और एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच का जो टाइम पीरियड है वो 29.5 डेज के तकरीबन माना जाता है। अप्रोक्सीमेटली हम इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 1 मंथ 30 या 31 डेज का हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें दी गई हैं। देखिए, चंद्रमा की कलाओं की हमारे सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में लगभग सभी पर्वों को चंद्रमा की कलाओं, कला यानी कि फेजेस, जो हम फुल मून और न्यू मून के बीच की जो हम देख रहे हैं स्टेजेस, यानी कि धीरे धीरे चांद जो है बढ़ता हुआ, पूरा चांद हमें नजर आता है, फिर वो धीरे धीरे घटता हुआ बिल्कुल न्यू मून यानी कि जो अमावस्या वाला दिन है वो नजर आता है। तो भारत में लगभग सभी पर्वों को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार मनाया जाता है। उदाहरण के लिए दिवाली को अमावस्या पर, बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती जो है पूर्णिमा पर मनाई जाती है। महाशिवरात्रि को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। बालचंद्र के दर्शन के अगले दिन ईद उल फितर मनाई जाती है। यानी कि जो चंद्रमा के अकॉर्डिंग जो उसकी कलाएं हैं, जो उसके फेजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हम फेजेस, जो फेस्टिवल्स है वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए, चंद्रमा अपनी आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन क्यों करता है? क्योंकि जो रोटेशन है इसका और जो रिवोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी जो फेजेस हैं वो चेंज होती रहती है। जो सा हिस्सा सूरज के सामने आता है और उसकी रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, जैसा कि अब हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन के कारण ही हमें चीजें नजर आती है ना। तो इसी कारण से ये क्या करता है? अपनी जो अलग अलग फेजेस हैं उनको अडॉप्ट करता है, ग्रहण करता है। ये देखिए, इस तरीके से दिखाया गया है कि ये सूरज है, ये हमारी अर्थ हो गई, और जो सा हिस्सा इससे रिफ्लेक्ट होकर नजर आ रहा है
है तो वहां पर हमारी रात हो गई और दूसरी साइड क्या होगा, दिन होगा। क्योंकि अगर मैं इस पोजीशन पर हूं और मैं राउंड लेती हूं तो मेरा फेस जो होगा वो सेंटर में ही रहेगा, ठीक है। मेरी बैक साइड जो होगी वो सेंटर वाले पोर्शन में नहीं दिखेगी। तो इसी तरीके से जब मून इस तरीके से मूव करेगा तो जो फ्रंट पोर्शन है, एक ही जो साइड है उसकी नजर आएगी। ये देखिए बच्चों की बुक है 8th क्लास, हम जानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज दिखाई गई हैं कि किस तरीके से आप इन सब एक्टिविटीज को देख सकते हैं। यहाँ पर जो फेजेस, जो कलाएं हैं वो दिखाई गई हैं कि किस तरीके से जो सूरज की रोशनी है जब यहाँ पर पड़ती है तो अलग अलग जो फेजेस हमें नजर आ रही है। ये पूर्णिमा की पोजीशन हो गई और ये न्यू मून यानी कि अमावस्या की पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे और उनके बाद एडविन एल्डरिन जो है वो चंद्रमा पर उतरे। यानी कि ये दो जो फर्स्ट 2 पर्सन थे जिन्होंने चंद्रमा के ऊपर अपनी पहली जो यात्रा है हम कह सकते हैं वो की। इसके बाद आ रहे हैं हमारे तारे। तारे जो हैं असंख्य तारे हैं। ये कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि इनकी खुद की रोशनी है। सूरज भी हम कहते हैं एक तारा है जिसकी अपनी खुद की रोशनी है। लेकिन जो सभी तारे हैं वो समान रूप से चमकीले नहीं है, समान रूप से उनका साइज नहीं है। जैसे सूरज की ही हम बात करें, हम इसे तारा कह रहे हैं, लेकिन ये देखने में इतना बड़ा है और जो दूसरे तारे हम देख रहे हैं वो बहुत छोटे हैं। वो क्यों है? क्योंकि जो उसके डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है इन तारों की, ठीक है। और जो जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं इनके जो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं वो हम लाइट ईयर में मेजर्स करते हैं, ठीक है। प्रकाश वर्ष जिसे आप कहते हैं, लाइट ईयर, हिंदी में आप कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं अगर हम उनकी अर्थ से दूरी का पता लगाएं तो वो क्या कहलाएंगी? लाइट ईयर्स में, ठीक है। अब तारे जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो तारे ऑब्वियस सी बात है हमें क्या लगेंगे? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए हमें नजर आएंगे। क्लियर? चलिए यहां पर हमें दिखाया गया है ये सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ये जो करोड़ किलोमीटर की दूरी है जिसको हम प्रकाश ईयर में यानी कि लाइट ईयर में हम मेजर कर रहे हैं, तो प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी है। प्रकाश की चाल जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं लाइट ईयर की वो कितनी है? 8 लाइट ईयर हम कह सकते हैं। अल्फा सेंटोरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। और अगर हम इसी तरीके से देखें, सूर्य जो है पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। क्यों? क्योंकि वही कारण है, जो हमारी अर्थ है वो कहां से? पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट कर रही है। तो इसी के कारण जो सूरज का उगना है वो हमें पूर्व में नजर आता है और जो छिपना है वो हमें पश्चिम में नजर आता है। तो जैसा मैं आपको बता रही थी बहुत बेसिक सी चीजें हैं। अब हम बात करें ध्रुव तारे की। देखिए हम जानते हैं जो हमारी अर्थ है उसके बिल्कुल सेंटर से एक एक्सिस चला जाता है और उस एक्सिस के बिल्कुल ऊपर का अगर हम देखें नॉर्थ में तो हमें एक स्टार नजर आता है जिसे हम कहते हैं ध्रुव तारा या पोलर स्टार। तो ये जो तारा है हमें स्टेटिक, स्टेबल, स्थिर जो है प्रतीत होता है। हालांकि मूविंग होता है लेकिन जैसे जैसे वो अक्ष के साथ, पृथ्वी के अक्ष के साथ घूम रहा है इसलिए वो हमें स्थिर प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ध्रुव तारा जो बिल्कुल एक्सिस के ऊपर है, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर है। इसी से हम जो है रात के समय अगर हमें डायरेक्शन पता करनी हो तो हम इसी तारे के थ्रू पता कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा तारामंडल। जैसे हमने तारों की बात की, अलग अलग तारे हैं, वहीं कुछ जो तारे हमें ग्रुप में नजर आते हैं। बहुत सारे हजारों की संख्या में तारे जो होते हैं ग्रुप में होते हैं। इनमें से कुछ जो तारे होते हैं बहुत शाइनिंग स्टार्स होते हैं और अलग से शेप कुछ पर्टिकुलर बनाते हुए होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तारामंडल, या अगर आप इंग्लिश में कहें तो इन्हें आप कहेंगे कॉन्स्टेलेशंस, तारामंडल। आम भाषा में अगर हम देखें तो हम इन्हें अपने ग्रह कहते हैं ना, ग्रह चाल हमारी हम देखते हैं ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अलग अलग शेप है इनकी और उसी के बेस पर हम जो मुख्य हमारे कॉन्स्टेलेशन है उनको अभी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। देखिए ये रही कुछ हमारे सामने, ग्रेट बियर है, ओरियन है, कैसियोपिया और लियो मेजर। ये कुछ जो बेसिक हमारी मेन हम कह सकते हैं जो हमारी तारामंडल है, जो हमारे कॉन्स्टेलेशंस हैं। तो एक एक कर हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी ग्रेट बियर जिसे सप्तऋषि भी कहते हैं। सप्तऋषि 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों या ऋषियों के नामों के साथ संबद्ध है, ठीक है। तो 7 ऋषियों के नाम के आधार पर जो है ये जो आपको लिखा गया है यहाँ पर, मरीचि, वशिष्ठ, श्रृंगिरस, अत्रि, ऋतु, पुलह, पुलस्त्य,
ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एक अर्सा माइनर है, मेजर और माइनर दो तरह की कॉन्स्टलेशन है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रही है अलकारद, मिजार, अलियोथ, मेग्रेज, डबे, मेरक और फेगदा। तो एक स्पून लाइक स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ जो मेन स्टार से 7 स्टार्स दिखाए गए हैं ये ज्यादा शाइनिंग स्टार हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो कॉन्स्टलेशंस हैं शाइनिंग स्टार के साथ में कुछ डिम स्टार्स भी होते हैं जो प्रॉपर शेप बनाते हैं। तो ये शेप जो हम जैसे ग्रेट बियर कहा हमने, एक बियर जैसी शेप बनती है, लेकिन यहाँ पर हमने मेन जो स्टार्स हैं, जो शाइनिंग स्टार्स हैं, उन्हें को लिया तो जो डिम स्टार्स वो हमें नजर नहीं आएंगे। ओवरऑल जब हम उनको देखते हैं तो एक बियर जैसी शेप वो बन जाती है। अदरवाइज एक लेडर की शेप बन रही है, एक स्पून की शेप बन रही है यहाँ पर। जैसे ये देखिए, ये स्पून का हैंडल हुआ और ये जो गहरा वाला हिस्सा होता है ये हुआ, ठीक है। तो जब हम इसको आकाश में देखेंगे तो हमें ये सब कहाँ नजर आएंगे, तो ये देखते हैं इस तारामंडल को बिग डीपर, ग्रेट बियर अथवा अर्सा मेजर भी कहते हैं। इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। बड़ी कलछी या प्रश्न चिन्ह जैसा नजर आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हत्था जो है इसका हैंडल, यहाँ पर 3 स्टार्स है और ये जो 4 स्टार्स है ये अलग से जो उसका गहरा हिस्सा है इस तरीके से है, ठीक है। और अगर हम इसको कुछ देर तक देखते रहेंगे तो हम इसकी पोजीशन में चेंज नजर आएगा। जो ध्रुव तारा है उसके चारों तरफ जो होगा ये सप्तऋषि मंडल रोटेट होता हुआ हमें नजर आएगा, घूमता हुआ हमें नजर आएगा। ये देखिए ये ध्रुव तारा है। तो अगर फर्स्ट पोजीशन हम ये देखते हैं तो कुछ समय बाद 2-3 घंटों बाद जो है हमें ये पोजीशन नजर आएगी। उसके कुछ 2-3 घंटों बाद हमें नेक्स्ट पोजीशन ये नजर आएगी और उसके कुछ घंटों बाद हमें ये नेक्स्ट पोजीशन इस तरीके से नजर आएगी। तो यहाँ अगर हमें सप्तऋषि मंडल के थ्रू ध्रुव तारे की लोकेशन हमें पता करनी हो तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए ये जो 2 स्टार्स हमें नजर आ रहे हैं, इन दोनों स्टार्स को अगर हम मिलाएंगे सीधा तो जोन से स्टार की तरफ चमकते हुए तारे की तरफ ये लाइन हमें जाती हुई नजर आएगी। यही जो तारा है ये कौन सा है, ध्रुव तारा कहलाएगा, ठीक है। तो इन दोनों तारों को मिलाती हुई लाइन को जब हम आगे इमेजिनरी देखेंगे तो जहां पर भी ये पहुंचेगी वो हमारा क्या कहलाएगा, ध्रुव तारा। ओरायन यानी कि जो माइनर की हम बात कर रहे हैं, ये तारामंडल हमें सर्दियों में जब लगभग मिडनाइट में हमें नजर आता है। सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में इसे गिना जाता है। इसमें भी 7 या 8 जो चमकीले तारे होते हैं और इसे शिकारी भी कहा जाता है। वही जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो हमें डिम स्टार्स हैं वो हम नहीं ले रहे हैं, जो मेन स्टार चमकीले तारे हैं उनके थ्रू जो हमें इमेज नजर आ रही है उन्हीं को हम देख रहे हैं, क्योंकि सिंपल आई से, नेकेड आई से हम उन तारों को नहीं देख पाते। अगर हम डिटेल उनकी देखें तो एक प्रॉपर शेप हमें एक शिकारी की नजर आती है, तो उसे हम ओरायन कहते हैं, ठीक है। ये देखिए अगर ये बहुत सारे तारे छोटे छोटे हम अगर इनको मिला करके देखें तो एक शिकारे की सी इमेज हमारे सामने नजर आती है, इसलिए इसको ओरायन कहा जाता है। तो तारे शिकारे की जो बेल्ट है, ये 3 जो स्टार्स हमें नजर आ रहे हैं, अगर हम इन तीनों तारों को मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ाएं तो जो चमकीला तारा हमें नजर आता है उसे हम कहते हैं सिरियस, ठीक है। ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि सीरियस तारे की जो लोकेशन है हम कौन से कॉन्स्टलेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या जो पोल स्टार है, ध्रुव तारा है, उसकी लोकेशन हम कौन से कॉन्स्टलेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। ऐसे तारे बहुत सारे होते हैं, तो मेन जो चीजें हम वही पढ़ रहे हैं। इसी के साथ हमें एक और नजर आता है W या M के शेप कहें हम, एग्जैक्टली W या M नहीं, इसका जो विकृत रूप है, जो बिगड़ी हुई जो हम स्टेज कह सकते हैं, जैसे कोई नर्सरी LKG का बच्चा W बनाता है ना, आपको जिस तरह की आप इमेज कर सकते हैं। तो ये जो तारामंडल हमारा कहलाएगा वो क्या होगा, प्रथम पहर में दिखाई देता है जिसे हम कैसियोपिया कहते हैं, ठीक है। W या M के बिगड़े रूप जैसा हमें ये दिखाई देता है और ये भी हमें सर्दियों में दिखाई देगा। रात्रि का जो प्रथम पहर है, जो स्टार्टिंग जो नाइट होती है, उसी में हमें ये नजर आएगा। क्लियर। अब हमारा आ गया सौर परिवार, यानी कि सूर्य और इसके जो मेंबर्स हैं सौर परिवार के दूसरे कौन कौन से हैं। आपको ध्यान होगा, आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी जिसके थ्रू आप याद कर सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर सर्व्स यू नट्स। ध्यान होगा आपको, है ना। तो इससे हम एक एक लेटर को लेकर के हम सारे जो प्लैनेट्स हैं बड़े इजीली याद कर सकते हैं। तो ये सभी प्लैनेट्स और सूर्य जो है ये इकट्ठा क्या बना लेते हैं, सौर परिवार बना लेते हैं। और सबसे नजदीक हम जानते हैं कौन सा है, मरकरी, बुध, पृथ्वी, फिर आ गया ये हमारा मंगल, इधर आ गया बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। और प्लूटो जो है हम
पहले इसको भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन ग्रह बनने के लिए कुछ प्रॉपर कंडीशंस होती हैं, जैसे उनका अपना एक साइज होना चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए, और जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे आप ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा कहते हैं, वो एक फिक्स पाथ होती है और वो किसी दूसरे ग्रह के ऑर्बिट के साथ इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो प्लूटो है उसका ऑर्बिट नेपच्यून के साथ क्या कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था, यानी कि वो बीच में उसी को क्रॉस कर रहा था। तो इसीलिए जो प्लूटो है उसको ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। तो अब हमारे पास ये जो 8 ग्रह हैं ये हमारे नजर आ रहे हैं आपको, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। ग्रह और उपग्रह आप जानते हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो क्या कहला रहे हैं, हमारे प्लेनेट। ये अगर हम देखें तो दूर से हमें चमकते वैसे नजर नहीं आते हैं, एक फिक्स पाथ पर जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ग्रहों और तारों में अंतर करने की जो सरलतम विधि, तारे टिमटिमाते हैं और ग्रह टिमटिमाते नहीं है। और टिमटिमाना भी हम पढ़ चुके हैं, ये क्यों हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। क्लियर, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है और जो बीच के एयर है वो जो लाइट हमारी आंखों तक आती है अलग अलग लेयर से रिफ्लेक्ट होती है, हमारी आंख तक पहुंचती है, जिसकी वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्लियर। चलिए, ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, उपग्रह। जैसे अभी शुरुआत में ही हमने पढ़ा था चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो इसी तरीके से और भी जो दूसरे ग्रह हैं उनके एक और उससे कई भी ज्यादा उपग्रह भी मिलते हैं। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। सबसे पहले बुध जो है सूर्य से निकटतम ग्रह है, और जनरली अगर हम इसको देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते क्योंकि सूरज के बहुत ज्यादा निकट है, सबसे निकटतम है, तो इसलिए हम इसको इजीली नहीं देख पाते क्योंकि अत्यधिक निकट है। अतः अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसका प्रेक्षण करना अत्यंत कठिन है। सूर्योदय से तुरंत पूर्व या सूर्यास्त के तुरंत पश्चात अगर हम इसे क्षितिज की तरफ देख पाए, क्षितिज आप जानते हैं जहां हमें अर्थ और जो स्काई है वो मिलता हुआ नजर आता है, उस होरिजोन को हम क्या कहते हैं, होरिजोन क्षितिज कहते हैं। तो अगर हमें ऐसी जगह नजर आती है तो सूर्यास्त से जस्ट पहले, सूर्योदय से जस्ट पहले और सूर्यास्त के जस्ट बाद हम अगर देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। अगला जो ग्रह हमारा शुक्र। ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है, रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। कभी कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है और कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। इसीलिए प्राय प्रभात तारा या संध्या तारा भी इसे कहा जाता है, क्योंकि सुबह के समय या शाम के समय में नजर आता है तो इसे प्रातः तारा या संध्या तारा भी इसको कहा जाता है। यद्यपि ये तारा नहीं है, हम प्लेनेट की बात करें, लेकिन इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण इसको तारा कह दिया जाता है। रात्रि के आकाश में इसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। आज आप ये चैप्टर पढ़ ही रहे हैं तो रात में कोशिश कीजिएगा, आकाश में जाएं, इन कॉन्स्टेलेशन को, इन तारों को पहचानने की कोशिश करें। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है और अपने अक्ष पर घूर्णन गति जो है इसकी कुछ असाधारण है, क्योंकि जैसे जो बाकी के प्लैनेट्स हैं उनसे अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करता है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, क्योंकि बाकी के, जैसा कि हम अर्थ की बात करें, ठीक है, अभी आगे एक और प्लेनेट आएगा जो इसी डायरेक्शन में, इनके 2 प्लेनेट ऐसे होते हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेट करते हैं। बाकी अर्थ का हम जानते हैं कि पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, तो बाकी के भी पश्चिम से पूर्व की तरफ ही घूमते हैं। पृथ्वी सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि जो हमारी सर्वाइवल के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत है, बेसिक जो एमिनिटीज हैं, वो हमारे लिए कहां पर अवेलेबल हैं, अर्थ के ऊपर, इसलिए यहां पर जीवन संभव है। इसके बाद हमारा आ जाता है बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियां इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा होगा ये। पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है और अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से ये घूम रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक जो है, आप पृथ्वी के विषुवत वृत्त से परिचित हैं, जो हम निकालते हैं, हमने ज्योग्राफी के अंदर ये सारी चीजें पढ़ी हैं कि जो एक्सिस से, सेंटर से निकलता है, जब हम अर्थ को जो है सेंटर से डिवाइड करते हैं, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, फिर ऊपर कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है, मकर रेखा है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो विषुवत ये तल है, वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। ये दोनों तल एक दूसरे से 23.5 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री पर झुका हुआ है। ये चीजें आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्यों ये है 23.5 डिग्री का या 66.5 डिग्री का, जो हम कर्क रेखा, मकर रेखा, जो अलग अलग एंगल्स हम बनाते हैं, जो एक्सिस झुका हुआ है वो 23.5 डिग्री ही क्यों है। ठीक है।
बृहस्पति के बहुत सारे प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके चारों ओर धुंधले वलय यानी कि इसके चारों तरफ जो रिंग बनी हुई है, आकाश में अत्यधिक चमकीला होने के कारण इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। और जब हम इसे टेलीस्कोप से दूरबीन से देखते हैं तो हम इसके 4 बड़े जो चंद्रमा हैं वो भी आराम से देख सकते हैं। शनि, बृहस्पति के परे शनि है जो रंग में पीला है, और इस ग्रह के जो चारों तरफ है वो रिंग्स बनी हुई हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर रिंग्स बनी होती हैं इसके चारों तरफ, अलग अलग कलर्स की हैं ये, तो इस अपनी इन रिंग्स की वजह से ये पहचाना जाता है। इसके बाद आ गए आपके यूरेनस और नेपच्यून, जिन्हें हम बाह्यतम ग्रह कहते हैं क्योंकि सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर हैं। तो जो नजदीक है इन्हें हम इंटरनल आंतरिक ग्रह कहते हैं, और जो ज्यादा दूरी पर हैं इन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं। तो इन्हें हम सिर्फ दूरदर्शकों यानी कि जो टेलीस्कोप है उनके थ्रू ही देख सकते हैं। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, शुक्र यानी कि जो वीनस है और ये जो हमारा यूरेनस है, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो बाकी के ग्रहों से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन करते हैं, घूमते हैं। इनके परिणाम स्वरूप कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इनकी मोशन है वो अलग तरह की है और झुका हुआ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा झुकाव होने की वजह से ये लुढ़कता हुआ रोलिंग पोजिशन में हमें नजर आता है। इसके बाद अगर हम देखें, इन ग्रहों के अलावा जो है बहुत सारे और भी चीजें जो सेलेस्टियल बॉडीज हमें नजर आते हैं, जैसे शुद्ध ग्रह जिसे आप एस्टेरॉइड्स कहते हैं। कहाँ मिलते हैं ये एस्टेरॉइड? जो बृहस्पति और मंगल, ये जो 2 ग्रह हैं, इनके बीच में हमें असंख्य छोटे छोटे जो तारे हैं आप कह सकते हैं वो हमें नजर आते हैं। इनके बीच का जो गैप है ना, तारे कह लें आप, पिंड कह लें, तो ये जो पिंड हैं छोटे छोटे, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये सूर्य की परिक्रमा साथ साथ में करते रहते हैं, और इन्हें भी हम क्या कहेंगे? ये देखिए आपको नजर आ रही है, पट्टी दिखाई गई है मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है। तो इन्हें भी हम टेलीस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, नेकेड आई से हम इन्हें नहीं देख सकते। धूमकेतु जिन्हें आप कहते हैं कॉमेट्स, ये भी हमारे सोलर फैमिली का, सोलर सिस्टम का हिस्सा है, और ये परवलयी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी कि बहुत ही इनका जो रोटेशन है, जो ऑर्बिट है वो परवलय यानी कि पूरा राउंड शेप में नहीं है। क्लियर? ये देखिए आपको यहाँ पर ये इमेज के थ्रू नजर आएगा इस तरीके से, ये परवलयी, और ये एक टेल जैसे शेप में हमें नजर आते हैं। ये ऊपर से जो हिस्सा है इसका वो थोड़ा चौड़ा होता है और पीछे की तरफ टेल निकली होती है, और जैसे जैसे सूरज के नजदीक आते हैं जो इसकी टेल है, जो इसकी पूंछ है, वो लंबी नजर आती है। आपको ध्यान होगा मैंने आपको फ्रिक्शन चैप्टर के अंदर समझाया था कि जब आकाश से ये जो चीजें हैं, एस्टेरॉइड्स हैं या जो मिटियोर्स अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं तो एयर के फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण क्या हो जाते हैं? ये जल जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण हीट डेवलप होती है, एनर्जी डेवलप होती है। तो ऐसे ही कुछ जलती हुई सी हमें नजर आती है, जिसे हम शूटिंग स्टार भी हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। पूंछ आकार में जब सूरज के नजदीक आती है तो बढ़ती जाती है और सदैव ये सूर्य से परे रहती है, यानी कि यहाँ पर आपको जो पोजीशन नजर आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी टेल है ये सूरज से अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे जैसे इसके चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा है, लेकिन इसकी जो टेल है सूरज के दूसरी साइड, अपोजिट साइड, इनकी फेसिंग साइड इसकी कौन सी होगी? जिसकी हेड साइड है, ठीक है। शूटिंग स्टार सा टूटता तारा हम इसे कहते हैं, यद्यपि ये तारा नहीं है। आ गई, सॉरी, ये आ गई हमारी उल्काएं। उल्काएं और उल्कापिंड जिसे हम कहते हैं मिटियोर्स एंड मिटियोराइट्स, ठीक है, जो शूटिंग स्टार की जो अभी मैं बात कर रही थी। तो ये सब क्या है? ये हमारे सोलर सिस्टम का ही हिस्सा है, यानी कि जो आकाशीय पिंड जब हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं तो फ्रिक्शन के कारण ये हमें हीट के कारण जलते हुए नजर आते हैं, जिन्हें हम शूटिंग स्टार कहते हैं। और जो शूटिंग स्टार जल नहीं पाते हैं या जो बड़े होते हैं, जिन पर इस फ्रिक्शन का असर नहीं होता, तो वो हमारी अर्थ के ऊपर एंटर कर जाते हैं और बड़े बड़े क्रेटर्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, बड़े बड़े गड्ढों का जो है वो निर्माण कर देते हैं। तो सबसे जो बड़ा जो गड्ढा हम कहें यानी कि बनाया गया था, जो क्रेटर बनाया गया था, ये 1920 में साउथ अफ्रीका के अंदर बनाया गया था। लार्जेस्ट मेटेओराइट जो है हमारा हुबा नाम था इसका, ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर ये गिरा था और बहुत बड़ा खड्डा जो है इसने यहाँ पर बना दिया था। उल्कावृष्टि यानी कि मिटियोर्स बम्बार्डमेंट जिसे हम कहते हैं, तो जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं और इसी को हम क्या कह देते हैं? उल्कावृष्टि कहते हैं, यानी कि बम्बार्डमेंट कहते हैं। कुछ उल्कावृष्टि जो है नियमित टाइम इंटरवल पर होती हैं और कुछ अचानक से कभी भी हो जाती हैं। तो
किसी वैज्ञानिक पत्रिका या इंटरनेट से उनके दिखाई देने का समय का पता लगाया जा सकता है। तो ये अलग अलग जो है इनके एजम्पशन लगाए जाते हैं, इनके प्रॉपर जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं उनके थ्रू आइडियाज़ लगाए जाते हैं कि पर्टिकुलर कितने टाइम पीरियड के बाद ये जो बम्बार्टमेंट है होती है, या कौन से मिट्योर्स हैं वो इतने टाइम पीरियड के बाद नजर आएंगी, या कौन सी अचानक से नजर आ सकती हैं। कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी अर्थ से हम जो मानव द्वारा निर्मित उपग्रह जो हम भेज रहे हैं हमारे अंतरिक्ष के अंदर अलग अलग चीज़ों का पता लगाने के लिए, जैसे मौसम का पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं, वो किससे लगा रहे हैं? इन कृत्रिम उपग्रहों से ही हम लगा सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के होते हैं, जियो स्टेशनरी होते हैं, पोलर सैटेलाइट्स होते हैं। इनकी हाइट के अकॉर्डिंग हम इनको सेट करते हैं, यानी कि जोन से हमें दूर से स्टेबल नजर आ रहे हैं, वो रोटेट तो कर रहे हैं अर्थ के साथ साथ, लेकिन वो हमें स्टेबल नजर आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी। क्लियर। और पोलर सैटेलाइट कौन से होते हैं? जो एक पोलर ऑर्बिट के अंदर पोल टू पोल जो है रोटेट कर रहे हैं। क्लियर। तो ये हो गए हमारे सैटेलाइट्स। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण तथा प्रमोशन किया है। आर्यभट्ट जो है हमारा पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। कुछ अन्य भारतीय उपग्रह इनसेट हैं, IRS, कल्पना फर्स्ट, एजुसेट। आजकल जो हम ये सब चीजें हम कर पा रहे हैं ये किसकी वजह से हैं? ये सैटेलाइट्स की वजह से। हमारी जो टेक्नोलॉजी है एजुकेशन के अंदर हमारी इतनी डेवलप हो गई है। ठीक है। तो कृत्रिम उपग्रहों के बहुत से व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो, टेलीविजन सिग्नल्स के प्रेषण में किया जाता है। इनका उपयोग दूर संचार तथा सुदूर संवेदन के लिए भी किया जाता है। तो ये सब बेसिक सी चीजें हैं, बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि आप जानते हैं। तो ये हमारा चैप्टर हमें कंप्लीट हो गया। आपने क्या सीखा है? चंद्रमा की कलाएं जो हैं, जो फेजेस हैं वो अलग अलग क्यों होती हैं, जो प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, मेटियोर्स हैं, ये सब चीजें क्या हैं, सौर परिवार का हिस्सा हैं और किस तरीके से ये हैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये हो आज का हमारा चैप्टर हुआ 17। और इसी के साथ हम अगला चैप्टर अगला जो चैप्टर रहेगा हमारा वायु तथा जल प्रदूषण। देखिए ये भी बहुत सिंपल सा चैप्टर, इट्स वर्थ रीडिंग ओनली। तो बेसिक सी चीजें हैं। वायु प्रदूषण क्या होता है? जब पॉल्यूटेंट्स एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं और एयर के कंपोजिशन को इम्बैलेंस कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण। इसी तरीके से जब जल में पॉल्यूटेंट्स मिल जाते हैं, प्रदूषक मिल जाते हैं और इसकी कंपोजिशन को इम्बैलेंस कर देते हैं, इम्प्योरिटीज इसके अंदर मिल जाती हैं और वो क्या कहलाता है? जल प्रदूषण। तो इसके कारण क्या है? प्राकृतिक कारण है, मानवीय कारण है, इनके प्रभाव क्या क्या हैं और इनको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, हम कैसे रोक सकते हैं। तो ये सब चीजें आप चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको धीरे धीरे नजर आएंगी। देखिए आपको सारी चीजें जो हैं चैप्टर में मिल रही हैं। तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आप इसको रीडिंग लगाइए और आप देखिए अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पेस्ट कर सकते हैं। बाकी बहुत सिंपल चीजें, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, कोई नया टॉपिक नहीं है इसके अंदर। कारण क्या है, इफेक्ट क्या है और हम उनको दूर कैसे कर सकते हैं, 3 ही पॉइंट्स के अंदर आपको इनको पढ़ना होगा। ठीक है। तो ये आज हमारी 8th NCERT कंप्लीट हो गई है। अगली वीडियो में हम 9th NCERT को शुरू करेंगे। आई होप सारा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, सभी चैप्टर्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। आप अपने कमेंट्स पोस्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।